गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज राजनीतिक सिद्धांत का पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय का दूसरा पाठ लेके मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसका टॉपिक है राज्य किसे कहते हैं, राज्य कैसे बनता है और राज्य के क्या तत्व होते हैं। तो आज चलिए चर्चा करते हैं बिना देर गवाए हुए। राज्य किसे कहते हैं। हम सब जानते हैं, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी जानेंगे कि राज्य किसे कहते हैं और राज्य किसे कहना चाहिए। देखिए, राज्य क्या है। आम बोलचाल के अनुसार हम लोग कहते हैं कि हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से राज्य है क्या, राज्य के तत्व क्या हैं, राज्य किससे मिलके बनता है। अगर हम बात करें शरीर किसे कहते हैं, शरीर के कौन से तत्व हैं या शरीर किन चीज़ों से बन के बनता है। तो अगर हम बात करें शरीर के विभिन्न अंगों को मिलाकर शरीर का निर्माण किया जाता है, जैसे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, इन सारे अंगों को अगर हम मिला दें तो हम इसे शरीर कहते हैं। लेकिन उसी शरीर से अगर हम हाथ को निकाल दें तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, आँख को निकाल दे वह कोई काम नहीं करेगा, मुंह को निकाल दे कोई काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से इन सारे अंगों को शरीर में अगर जोड़ दिया जाए तो वह काम करना प्रारंभ कर देता है, तब जाकर यह शरीर बनता है। लेकिन इसमें भी अगर किसी शरीर में हाथ, कान, नाक, आँख, पैर सब कुछ है, लेकिन वह उसके अंदर प्राण नहीं है, तो वह शरीर बेकार है, वह निष्क्रिय है, वह कोई कुछ नहीं कर सकता है, न खा सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, न वह कुछ कर सकता है। तो वह शरीर शरीर नहीं रह जाता है, वह चलयमान नहीं होता है। इसके लिए हमें प्राण की आवश्यकता होती है। अगर उस शरीर में प्राण अगर दे देते तो वह शरीर सब कुछ कर सकता है। और इस प्रकार से इन सारे अंगों के साथ प्राण की भी जरूरत होती है। इन चीज़ों को मिलाकर हम शरीर का निर्माण करते हैं या शरीर बनता है। इसी प्रकार से राज्य कैसे बनता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। राज्य 4 तत्वों को मिलाकर राज्य का निर्माण किया गया है। अभी हमने चर्चा किया कि हम सब झारखंड राज्य में रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, झारखंड राज्य है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी से राज्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राज्य का पहला तत्व है निश्चित भूभाग। देखिए, कोई भी अगर राज्य बने तो वह हवा में नहीं बनेगा, आकाश में नहीं बनेगा, आसमान में नहीं बना सकते। उसके लिए हमें एक निश्चित भूमि चाहिए, जिसके कहते हैं निश्चित भूभाग। तो राज्य का पहला आवश्यक तत्व है निश्चित भूभाग। अगर निश्चित भूभाग होगा तो हम उसे राज्य कह सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास जमीन हो गई, झारखंड के पास अपना जमीन भी है, इस प्रकार से राज्य मान सकते हैं। लेकिन जमीन होने से क्या हो जाएगा, जमीन में रहने वाला चाहिए कि नहीं। इस तरह से देखते हैं, राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व जनसंख्या को माना गया है। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो निश्चित भूभाग रह के क्या करेगा, अर्थात उसमें रहने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। इस तरह से हमने देखा कि निश्चित भूभाग के साथ साथ जनसंख्या भी बहुत जरूरी है। अब हम तीसरे तत्व के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको कहते हैं तीसरा तत्व सरकार। राज्य को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है और सरकार के बिना राज्य नहीं चल सकता है। इस तरह से हम अगर बात करें तो हमारे पास निश्चित भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, अपनी सरकार भी है। तो इन तत्वों को मिलाकर राज्य का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन राज्य का अहम तत्व अर्थात चौथा तत्व जो है वह है संप्रभुता। संप्रभुता के बिना राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है, राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है, राज्य नहीं बन सकता है। कैसे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जिस प्रकार से शरीर के पास संपूर्ण अंग होते हुए भी अगर उसमें प्राण न हो तो वह शरीर चलयमान नहीं होता है, उसी प्रकार से राज्य को चलाने के लिए संप्रभुता अति आवश्यक है। संप्रभुता है क्या, संप्रभुता किसे कहते हैं।
सॉवरेंटी, संप्रभुता, विशेष प्रकार के पावर या विशेष प्रकार के अधिकार को संप्रभुता कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे झारखंड के पास क्या यह विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया है? नहीं। कैसे नहीं? चर्चा करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी काम करवाना हो, कोई भी अध्यादेश हो, तो वह मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं होता है, मुख्यमंत्री से ऊपर का चीज़ है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें या कोई नई नीति के बारे में बातें करें या दूसरे देश हम पर आक्रमण कर दे, तो हमें किस पर निर्भर होना पड़ता है? हमें केंद्र पर आश्रित होते हैं। केंद्र सरकार हमें जैसा कहेगी हम उसके अनुसार से चलते हैं। केंद्र सरकार के नीतियों का हमें पालन करना पड़ता है। हम उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात विशेष प्रकार का पावर जो होता है वह मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं होता है, वह पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। जैसे एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, अगर पाकिस्तान हम पर हमला कर दिया तो हमारे मोदी जी अमेरिका से नहीं पूछेगा, चीन से नहीं पूछेगा या ब्रिटेन से नहीं पूछ सकता है कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है, क्या करें, हम भी उस पर हमला करें क्या? इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं निर्णय ले सकता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वह अपने सेना को तुरंत ऑर्डर दे सकता है, लेकिन यही मुख्यमंत्री नहीं कुछ कर सकता है। उसे प्रधानमंत्री अर्थात केंद्र पर आश्रित होना पड़ेगा। यह विशेष प्रकार का जो अधिकार होता है ना, यह केंद्र में होता है, जो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इसलिए संप्रभुता किसी भी राज्य के पास नहीं होती है। इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से हम चर्चा करें, तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, हम ये नहीं कह सकते हैं कि झारखंड एक राज्य है। हाँ, राज्य का एक अंग है। तो राज्य हम किसे कहेंगे? राज्य कौन है? भारत एक राज्य है, लेकिन हम लोग देश मानते हैं, है कि नहीं? तो भारत, देखिए संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, सभी राज्यों को मिलाकर। इसलिए हम लोग अपने विवेक को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को और ज़्यादा परिवर्तित करने के लिए, हम लोग अपने ध्यान को इधर उधर न भटकाते हुए हम इसे राज्य का नाम दिए। भूमि का वह टुकड़ा जिसमें जनसंख्या हो, सरकार हो और सरकार के साथ संप्रभुता हो, उसे हम राज्य कह सकते हैं। इस तरह से भारत के अंतर्गत जो भी छोटे छोटे राज्य का नाम दिया गया है, राजनीति विद्यार्थी हम उसे राज्य नहीं कह सकते हैं, भारत को ही एक राज्य कह सकते हैं, क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभुता शक्ति अर्थात विशेष प्रकार का जो अधिकार, विशेष प्रकार का पावर जो दिया गया है, यह हमारे भारत देश के पास है, इसलिए हम इसे राज्य कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से इसकी परिभाषा दिया। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य का जन्म हुआ होगा, जिसमें राजा प्रतिनिधि के रूप में धरती में भेजा गया। राजा के आज्ञाओं का पालन करना ईश्वर के बातों का पालन करने के बराबर माना गया। राजा के आज्ञा का उल्लंघन करना अथवा पाप माना गया। इस तरह से हमने देखा कि देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य का जन्म हुआ होगा। दूसरे विद्वानों ने आया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, राज्य का जन्म ऐसे थोड़ा हुआ होगा। राज्य का जन्म पितृ सिद्धांत के अनुसार हुआ है, जिसके कारण आज भी बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है तो उसके पिता के नाम से उसे जाना जाता है। जिस देश में या जिस राज्य में किसी भी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति की पहचान उसके पिता से जाना जाए, उसके पिता के नाम से माना जाए, तो उसे हम पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार मानते हैं। अगला विद्वान आया और उन्होंने इसे भी नकारते हुए कहा कि नहीं नहीं, इसे हम नहीं मान सकते हैं। तो किसे मानेंगे? तो मातृ सिद्धांत का जन्म हुआ। मातृ सिद्धांत के अनुसार माता के नाम से जो वंशज चले उसे हम
मातृ सिद्धांत कहते हैं। इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, जैसे कौंती पुत्र। इस तरह से मातृ सिद्धांत का जन्म हुआ और मातृ सिद्धांत के अनुसार से राज्य का जन्म हुआ होगा। रूसो ने कहा कि सबसे पहले जो इस धरती पे आया होगा और भूमि के एक टुकड़े को घेर कर कहा होगा यह मेरा है और वह तेरा है, यह मेरा तेरा का जब से जन्म हुआ तब से इस राज्य का जन्म हुआ होगा। अगला विद्वान आया और उन्होंने कहा शक्ति सिद्धांत का जन्म हुआ। शक्ति सिद्धांत के अनुसार जिसके बाजुओं में दम है वही राज्य का निर्माण किया, अर्थात कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके हाथों में लाठी देखी जाती है, जिसके हाथों में ताकत है, उसी के अनुसार से शक्ति सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि राज्य का जन्म हुआ। लेकिन अगला विद्वान जो आए उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बतलाया कि राज्य का जन्म कैसे हुआ। राज्य का जन्म कोई माँ का पेट से जन्म नहीं लिया है या जानवर के पेट से जन्म नहीं लिया है, तो कैसे हुआ है राज्य का जन्म या विकास। तो ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार बतलाते हैं कि राज्य का जन्म और विकास, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि राज्य कोई एक दिन का नहीं है। इन सारे प्रक्रियाओं के माध्यम से धीरे 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 क्रमिक विकास का क्रम है, जिसके वजह से राज्य का जन्म हुआ। इन सारे अध्ययनों से हमें पता चलता है कि राज्य का जन्म ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के अनुसार माना गया या सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। अतः आज हमने राज्य के बारे में जाना, राज्य के तत्व कितने हैं, राज्य के 4 तत्वों के बारे में हमने पढ़ा और साथ ही साथ राज्य का कैसे जन्म हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग राजनीतिक सिद्धांत का अगला पार्ट के बारे में दूसरे वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आप सबों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि हम अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप सबों को अच्छे वीडियो लाकर प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।